जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपने कंप्यूटर के सीरीज़ की फोर्थ वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जो कि आरआरबी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। तो आरआरबी के आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, यानी तो जेई हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, अगर उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं। इससे पहले जो वीडियोज़ अपलोड हुई है उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर अन्य सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ डाले जाते हैं, तो आप उनको भी हेल्प में ले सकते हैं, उनको भी एक बार देखें आप। ठीक है, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उन्हें चेकआउट कर लिया आप। चलिए, तो आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस कैन हैव। आईपी एड्रेस के हर पार्ट में कितने आपके वैल्यूज़ आ सकते हैं, उसको यहाँ पर जाना जा रहा है। तो देखिए आईपी एड्रेस जो होता है, यहाँ पे हम आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका टोटल 32 बिट्स का होता है। ये 32 बिट्स आपके 8 बिट्स के 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड होता है। तो इसको आप समझेंगे जरा, आईपी एड्रेस जो हमारा है वो 8-8 बिट के 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड होता है। तो हर बाइट जो है वो कितना वैल्यू कैरी कर सकता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 टू द पावर 8 यहाँ पर आपका जो होगा वो सही आंसर होगा, जो कि 256 होता है। -1 करेंगे आप तो 255 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 255 इसका सही जवाब है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा था। अब यहाँ बात आई है आईपी एड्रेस की, तो इसको जरा समझे। आईपी देखिए, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट के ऊपर में जितने भी डिवाइसेस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर उनको आपस में हमको यूनिकली उनको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमको आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब नेटवर्क के ऊपर में सभी डिवाइसेस को एक लॉजिकल एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, और यही लॉजिकल एड्रेस को हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। ये टोटल 32 बिट्स का होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, ये टोटल कितना होता है, 32 बिट्स का होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि एक बिट में 2 बाइट्स मतलब एक बिट में 0 और 1 होता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझे कि अगर 32 बिट का है तो 2 raised to the power 32 इतने कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर नेटवर्क यहाँ पर आपके आ सकते हैं, इतने एड्रेस बन सकते हैं। तो जो कि लगभग आपका अगर अंदाज लगाएं तो 450 करोड़ के आसपास आपका डेटा पहुँचेगा। लेकिन आप जानते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑलरेडी आपकी बिलियंस में पहुंच चुकी है। 800 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन तो पूरे वर्ल्ड का हो चुका है। तो हमारे पास जो आईपी वर्जन 4 है, इसमें आपके एड्रेसेस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, कम पड़ गए हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 raised to the power 32 कॉम्बिनेशन ही है बस हमारे पास, यानी लगभग हमारे पास 400-450 करोड़ के आसपास कॉम्बिनेशन है। बट पॉपुलेशन अब बढ़ चुकी है, तो हर आदमी कितने सारे आईपी को यूज़ करता है। जैसे उसके पास एक मोबाइल फ़ोन होगा, उसके पास एक लैपटॉप भी होगा, उसमें भी वो इंटरनेट यूज़ करता होगा। हो सकता है उसके घर में कोई स्मार्ट कैमरा है, उसमें भी वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। तो हर डिवाइस का एक अपना उसको जब इंटरनेट से आप कनेक्ट करेंगे तो उसके पास एक आईपी एड्रेस उसका जनरेट होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा आईपी की रिक्वायरमेंट थी, तो इससे हमने अपग्रेड भी कर लिया है। आईपी वर्जन 6 अब आ चुका है, जो कि आपका 128 बिट का होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि आईपी वर्जन 4 कितने बिट का है, तो 32 बिट का। आईपी वर्जन 6 जो अपग्रेडेड वर्जन है ये 128 बिट का है। और दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, क्या है वो भी ध्यान में रखेंगे। आईपी वर्जन 4 जो है आपका वो क्लासफुल एड्रेसिंग है, यानी उसमें क्लासेस में ऐसे डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए क्लास, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। जैसे आपने कोई आईपी एड्रेस देखा होगा तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा 234.1 ऐसे करके पॉइंट पॉइंट करके आपने देखा होगा। तो ये आपके क्लास वाली जो डिवीज़न है वो आईपी वर्जन 4 में चलता है, जो ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका है। क्लासलेस डिवीज़न जो आईपी वर्जन 6 है वो क्लासलेस डिवीज़न है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आईपी वर्जन 6 के आने से ये हमारे जो लिमिटेड जो आईपी एड्रेस थे उसकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। अब काफ़ी हमारे पास, क्योंकि 2 raised to the power 128 जो कि बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो अब इतने हमारे पास कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। तो आईपी एड्रेस के बारे में आप इतना बात ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ आईपी वर्जन 4 के बारे में और भी चीज़ें मैंने यहाँ पर मैंशन कर दी है, जो कि आप ध्यान में रखेंगे। जो आईपी वर्जन 4 में 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको। सबसे पहले क्लास ए जो एड्रेस होते हैं आपके, उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो पहला बाइट होता है, मैंने अभी बताया था कि 32 बिट का होता है। उसमें 32 बिट को 8-8 के हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, सारे 8-8 बिट के आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो ये पहला वाला जो बाइट है आपका, वो नेटवर्क आईडी के लिए होता है। ठीक है, यानी एक नेटवर्क पे आपके कितने सारे फिर उसमें होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये अभी नहीं समझ आ रहा तो आप जस्ट अपना याद कर लें कि क्लास ए की जो आईपी एड्रेसेस होती है उनका जो रेंज है, यानी उनकी जो स्टार्टिंग दिखेगी आपको, जो पहली वाली बाइट दिखेगी उसमें 0 से 127 के बीच में। क्लास बी है, उसकी रेंज आपकी 128 से लेकर 191 होगी। क्लास सी की जो एड्रेस होगी वो 192 से 223 होगा। और ये जो क्लास डी होता है और ई होता है, ये हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि क्लास डी जो होता है वो मल्टीकास्टिंग के लिए होता है। ठीक है, और जो क्लास ई है वो रिजर्व्ड है, उसका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन सभी की रेंज आप याद में रख लेंगे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज टू सेव इमेज इन द कंप्यूटर। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही एक्सटेंशन है जो कंप्यूटर में इमेज को सेव करने में हेल्प आता है। तो सही आंसर इसका .jpeg होगा। जानते ही होंगे आप जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हम इमेजेस को सेव करते हैं। .png भी होता है,
जेपीईजी का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे। वीएलसी की बात करें तो ये आपका मीडिया प्लेयर होता है, डॉट वीएलसी, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। डॉट एक्सएलएस की बात करें तो यहाँ पर आपके एक्सेल के जो स्प्रेडशीट होते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट जो होते हैं उसकी जो एक्सटेंशन होती है, जब उनको फाइल को सेव करते हैं तो उनकी एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस होता है। ये 2007 से पहले जो इस्तेमाल होते थे उनमें डॉट एक्सएलएस आता था। अब जो इस्तेमाल होते हैं उसमें आपके डॉट एक्सएलएक्स ये आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों क्या है, दोनों एक्सेल स्प्रेडशीट के ही एक्सटेंशन है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। डॉट सीएमडी की बात करें तो कमांड प्रॉम्प्ट में ये होता है। सीएमडी कमांड को हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर में बहुत सारे कमांड्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, बैच फाइल्स को रन करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए, जिसके अंदर काफ़ी कमांड्स आते हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, आप उनको भी याद रख सकते हैं। जैसे dir कमांड है, इससे हम लिस्ट फाइल एंड फोल्डर कर सकते हैं, है ना, इट लिस्ट फाइल एंड फोल्डर्स। cd कमांड की बात करें तो ये आपको डायरेक्टरी यानी पाथ को चेंज करने में हेल्प होता है। उसके बाद इको कमांड echo, इसको क्लियरली देख लें। इको कमांड का हम यूज़ करते हैं मैसेज को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमको कुछ प्रिंट डिस्प्ले करवाना है तो इको कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखें CLS की बात करें तो क्लियर्स द स्क्रीन, ये आपके स्क्रीन को क्लियर कर देता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, गूगल क्रोम इज़ अ डैश सॉफ्टवेयर। गूगल क्रोम क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के टाइप्स हम जानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कुछ पर्टिकुलर वर्क ही कर सकता है, ठीक है। गूगल क्रोम की बात करें तो ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था 2008 में, ठीक है। और फ्री और ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ओपन सोर्स यानी आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। क्रोमबुक इसका क्रोमबुक सबसे पहला डिवाइस था जिसमें ये यूज़ हुआ था और ये गूगल ने इसको डेवलप किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो कि आ रहा है, द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड। जो वर्ड्स हम बोलते हैं उनको जो कंप्यूटर क्लियर मतलब समझ जाता है उसको डिस्टिंग्विश करता है कैसे, तो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से ही करता है। ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है जिसको हम NLP के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं इसको हम। ये मशीन लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत आप देख सकते हैं वॉइस रिकॉग्निशन, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, चैटबॉट्स बनते हैं, ये सारे आपके NLP टेक्निक्स के अंदर में आते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड प्री प्रोसेसिंग होता है, टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लिमिटाइजेशन, ये सब कभी मैं डिटेल में भी बताऊंगा, बट ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे तो एटलीस्ट आप फैमिलियर रहेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इनको ईजिली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, NLP के टेक्निक से आपको क्वेश्चन आएगा कि बताइए इसमें से कौन सा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का टेक्निक है, तो आपको अगर ये ऑप्शंस पे दिखे तो आप क्लियरली पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाइल वर्किंग इन मेल वी मे कम अंडर द BCC, व्हाट डज बी रिप्रेजेंट फॉर, ठीक है। तो आप जब मेल करते हैं तो उसमें आपको दो ऑप्शन दिखता होगा, एक CC का ऑप्शन दिखता होगा और एक BCC का ऑप्शन दिखता होगा। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए जब हम किसी को भी मेल करते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए हमको 50 आदमी को सेम मेल करना है, तो अगर मैं कार्बन कॉपी में सभी के मेल ID को डाल दूंगा तो सभी के पास वो मेल तो पहुंचेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा, लेकिन जिनके पास भी वो रिसिपेंट जो भी होंगे उनके पास वो एड्रेस भी चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सिंपल भाषा में कि अगर मैंने किसी को मेल किया है तो और मैं साथ में 50 आदमी को और भी मेल कर रहा हूँ सेम मैसेज, ठीक है, तो वो जो जिनके पास वो मैसेज पहुँचेगा उन सभी के पास उन पर्टिकुलर 50 लोगों का एड्रेस भी पहुंच जाएगा, मेल एड्रेस, जिसे देखकर आप ये पता लगा पाएंगे कि अच्छा इन 50 लोगों को भी ये मैसेज गया हुआ है, ठीक है। वहीं ब्लाइंड कार्बन कॉपी की बात करें तो इसमें ये नहीं पता चलता है कि मेरे अलावा और किस किस लोगों के पास ये मैसेज गया है, ये आपको नहीं पता चलेगा। उन 50 आदमियों की मेल एड्रेस आपको इसमें नहीं दिखेगी, दैट्स वाई इसका नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। CC मतलब कार्बन कॉपी, जो मैं भेज रहा हूँ वो इन सभी को भी भेज दो। मैं नीचे कार्बन कॉपी में सारे मेल ID डाल दूंगा और इन सभी लोगों को ये सेम चीज़ सेम मैसेज इनको भी भेज दो, सेंड कर दो। ये हो गया कार्बन कॉपी। यहाँ पर आपको मैसेज भी चला जाएगा कि इन सभी लोगों को ये मैसेज प्राप्त हुआ है। वहीं BCC में ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो सही मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, फुल फॉर्म आप जान के हैं। और ये इसका काम क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और साथ में फिर वापस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, वाइस वर्सा, ये इसका काम होता है, ठीक है। ये और इसकी बात करें उसके बाद अगर मॉडेम और राउटर में भी कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी लोगों को, तो जो राउटर होता है वो तो एक लैन को क्रिएट करने में हेल्प होता है, जिससे मतलब नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। और मॉडेम तो आप जान गए, ठीक है। तो ये सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, ठीक। चलिए एक यहाँ पर एक सीरीज़ दी है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हमने कुछ सर्वर पर रिक्वेस्ट किया है तो सबसे पहले डेटा आपका जनरेट होगा। कंप्यूटर के अंदर में जितनी भी परफॉर्मेंस होती है वो सारी आपकी बाइनरी फॉर्म में होती है। तो कंप्यूटर के अंदर डेटा जनरेट हुआ और जब जनरेट हुआ तो किस में हुआ, तो डिजिटल फॉर्म में हुआ, यानी 0 और 1s की फॉर्म में हुआ। उसके बाद
वो आपका क्या होगा, मॉड्यूलेशन, यानी उस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर एनालॉग सिग्नल जैसे ही होगा तो फिर वो ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट होकर के जहाँ से भी आपने मतलब रिक्वेस्ट की थी, अब वहाँ से वो आपके पास आएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद अब फिर अब जब आ गया तो आपको डीमॉड्यूलेशन होगा, फिर डिकोडिंग होगा, यानी आप समझेंगे कि वो डेटा जो भी आपके पास आया है उसका मतलब क्या है। तो ये प्रोसेस होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एन ऑपरेशन इन विच डेटा इज मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन इज रेफर्ड एज, तो ब्लॉक मूव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं किसी लोकेशन पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक मूव के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। मतलब मान लीजिए कोई डेटा यहाँ पर स्टोर्ड है, यहाँ से आप मूव करके इसको इस जगह पे लाना चाहते हैं, तो पहले आप कंट्रोल एक्स यहाँ से उसको हटाइए, कट कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी दबाकर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और भी याद रख सकते हैं, जैसे अंडू और रीडू, फुल फॉर्म में आप सॉरी शॉर्टकट इनके भी आप याद रख सकते हैं। जैसे अंडू का शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस जेड, रीडू का हो गया कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। डिलीट के लिए कंट्रोल प्लस डी होता है। तो ये सारे शॉर्टकट कीज भी आप MS ऑफिस में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। व्हाट डज डॉट्स पर इंच मेजर, डॉट्स पर इंच क्या मेजर करता है, तो देखिए ये आपकी जो स्क्रीन होती है उसके अंदर में 1 इंच के अंदर में कितने डॉट्स है, और उस सभी डॉट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। यही आपका रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ पिक्सल्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा DPI, मतलब डॉट्स पर इंच, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी आता है काफ़ी बार। और अगर आपके ये भी फुल फॉर्म अगर आ गए, ये सभी स्क्रीन से रिलेटेड ही है। जैसे CRT पहले यूज़ होता था, पहले जो बड़े बड़े साइज़ के डब्बे से साइज़ की जो स्क्रीन हुआ करती थी, कंप्यूटर या टीवी हुआ करती थी, उनमें CRT मॉनिटर्स लगा होता था। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। LCD फिर उसके बाद आया, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड, सबके फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, सही याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज साइज। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा और उसके बाद आपको उसके बाद नेक्स्ट छोटा छोटा, इस तरीके से आपको करना है अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर ये सही आंसर, ये असेंडिंग में अरेंज किया हुआ है, ये गलत है, ठीक है। तो डिसेंडिंग में सही आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा MB है, फिर आपका देन KB है, देन बाइट है, देन निबल है। इसको एक बार समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो कंप्यूटर के अंदर में चीज़ें स्टोर्ड होती हैं 0 और 1 की फॉर्म में होती है। इसको हम क्या कहते हैं, 0 और 1 के एक कॉम्बिनेशन को हम बिट बोलते हैं, यानी एक बिट का मतलब एक 0 और एक 1, ठीक। ऐसे ऐसे 8 बिट मिला करके एक बाइट बनता है, ऐसे ऐसे एक 8 बिट मिला करके क्या बनता है, बाइट बनता है। बाइट से छोटा होता है निब्बल, बाइट से छोटा होता है निब्बल। एक निब्बल के अंदर में 4 बिट्स होते हैं, जिसको हम हाफ बाइट के नाम से भी जानते हैं, बाइट का आधा, ठीक है। तो सबसे छोटा बिट हुआ, उससे बड़ा फिर निब्बल हुआ जिसके अंदर में 4 बिट्स होते हैं, फिर आपका बाइट हुआ जिसके अंदर 8 बिट्स होते हैं, फिर आपका KB होता है जिसके अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, फिर आपका MB होता है जिसके अंदर 1024 KB होता है, फिर आपका GB होता है यानी गीगाबाइट्स जिसमें 1024 MB होता है। उसके बाद 1 TB आता है, ये सारे आप याद कर लेंगे। 1 TB यानी 1 टेराबाइट जिसमें 1024 GB होता है, फिर 1 PB यानी 1 पेटाबाइट जिसमें 1024 TB होता है, फिर उसके बाद 1 एक्साबाइट 1 EB जिसमें 1024 TB होता है आपका यहाँ पर PB होता है, सॉरी। उसके बाद 1 JB सॉरी GB यानी जेटाबाइट जिसमें 1024 EB यानी एक्साबाइट होते हैं, और फिर लास्ट में आपका 1 योटाबाइट जो कि सबसे बड़ा होता है जिसमें 1024 EB यानी एक्साबाइट होता है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। परम इज अ सीरीज ऑफ व्हाट, तो ये आपको अब याद भी हो गया होगा, इतनी बार हमने इसको डिस्कस कर लिया। परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स की एक सीरीज़ है जो कि इंडिया में असेंबल की गई थी, ठीक है। 1991 में लॉन्च किया गया था फर्स्ट परम। जो परम सीरीज की जो सबसे पहली सुपर कंप्यूटर थी वो परम 8000 थी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। लेटेस्ट बात करें तो 2020 के टाइम पे परम सिद्धि नाम से एक आया था सुपर कंप्यूटर, तो ये भी आप पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। अभी हाल ही के दिनों में मतलब कल परसों में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नए सुपर कंप्यूटर का भी इनॉग्रेशन किया है, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर को इनॉग्रेट किया उन्होंने, ठीक है, जो कि वेदर, क्लाइमेट और ये कंप्यूटर्स इन सभी के ऊपर में स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होगा। ये सितंबर 2024 की बात है। तो परम एक सीरीज़ क्या है, सुपर कंप्यूटर की सीरीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब्स कब इस्तेमाल होते थे, तो फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल होते थे, ये भी हमने याद कर लिया है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो इनैक था, जिसका फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे, आता है काफ़ी बार, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कंप्यूटर, ठीक है। और अगर इनैक के बारे में और पॉइंट ध्यान रखें तो ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। काफ़ी बड़े साइज का बल्कि सा होता था। इसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे, जॉन मॉकले, और साथ में जे प्रेस्पर एकर्ट थे इसके इन्वेंटर। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यूनिवैक इसका बाद में आता है, यूनिवैक जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ये फर्स्ट सक्सेसफुल सिविलियन कंप्यूटर था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, यूनिवैक और यूनिक में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज, जो कि आर्यभट्ट है। आप जानते होंगे फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन है, तो आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा, और जो इसका लॉन्च व्हीकल था, जिस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, वो सोवियत यूनियन का सोवियत का कॉस्मोस 3M रॉकेट था, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, वाइल सर्चिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट वी मे केम टू नोटिस HTTPS, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर। हमने जब इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तो ऊपर में आपको यूआरएल दिखता होगा, HTTPS कॉलन, है ना, ऐसा दिखता होगा, HTTPS कॉलन स्लैश स्लैश, ठीक है, www.google.com ऐसा लिखा मिलता होगा। यहाँ पर ये एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब सिक्योर होता है, और HTTP एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, जो कि इंटरनेट के ऊपर में कुछ भी डेटा अगर आपको शेयर करना है तो उसके लिए हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल को। और एस का मतलब सिक्योर होता है, यानी अगर कोई वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं अगर उसमें एस नहीं लगाया तो इसका मतलब उसके अंदर में आपका डेटा सिक्योर नहीं है, ठीक है, और आपका डेटा लीक भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी आपके डेटा को एक्सेस कर सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो भी यूआरएल आप सर्च कर रहे हैं उसमें अगर HTTPS से उसका यूआरएल है तो आप देखेंगे कि वो जो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड है, उसमें एनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो एस का मतलब क्या हो गया, सिक्योर हो गया। तो HTTP आप जान गए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स है, जिसके तहत हम इंटरनेट के ऊपर में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल है जिसका हम डेटा को इंटरनेट के ऊपर में ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये पोर्ट 80 इसमें यूज़ होता है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लेंगे। HTTP में हम HTTP की बात करें इसमें पोर्ट 80 यूज़ होता है, वहीं HTTPS की बात करते हैं इसमें पोर्ट 443 यूज़ होता है, ठीक है। और HTTPS एनक्रिप्ट्स डेटा यूजिंग SSL, ये भी आप जान सकते हैं, ये सिक्योर्ड होता है। HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, जिसमें हम SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, इन सभी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये TLS, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। HTTPS आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में इस्तेमाल होता है OSI मॉडल के, वहीं HTTP आपका किस पे इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन लेयर पे इस्तेमाल होता है OSI मॉडल के। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ वाज मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस अकरिंग इन ALU। ALU आप जानते हैं, आप हमारे CPU का एक मेजर कंपोनेंट होता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट ALU, ठीक है, इस तरीके से सारे ये हमारे कंप्यूटर के CPU के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर में लॉजिक्स को मतलब को कैलकुलेट करता है, या जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस है उनको परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में आपके एडिशन आ गए, सब्ट्रैक्शन आ गए, ये सारी चीज़ें आ गए। इन सभी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, तो एडिशन से वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, एडिशन से वो स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, एडिशन से वो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटेड एडिशन से वो सारी चीज़ें परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन को भी कैसे परफॉर्म करेंगे ALU में, तो रिपीटेड एडिशन से हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द फाउंडर ऑफ www। वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है, टिम बर्नर्स-ली। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ लिंक टू अनदर फाइल, ठीक है, कोई किस कमांड का हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल के ऊपर में दूसरे फाइल का लिंक देने के लिए, तो हाइपर लिंक बोलते हैं उसको। आपने देखा होगा कोई फाइल है आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको ब्लू कलर की एक लिंक दिखती होगी, वो ब्लू कलर की जो लिंक होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पे यानी उस फाइल पर आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। इसके शॉर्टकट की अगर बात करें तो Ctrl+K होता है, और डिफ़ॉल्ट कलर जो इसका होता है ये ब्लू होता है, जिसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, या आप अगर एक बार उस पर विजिट कर ले तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, आपने नोटिस किया होगा ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, विच कमांड इज देयर टू हाइड द रो, ठीक है, जब हम MS ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, MS एक्सेल के अंदर में, तो अगर हमको कोई रो है उसको हाइड करना है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, तो हाइड कमांड का यूज़ करते हैं। और अगर पूरे रो को एक बार में आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं, वन गो में अगर सेलेक्ट करना है पूरे रो को तो Shift+Space दबाएंगे तो आपका पूरा रो एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, और पूरे कॉलम को अगर एक बार में सेलेक्ट करना है तो Ctrl+Space अगर आप दबाएंगे तो आपका पूरा कॉलम एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर के अंदर में टेबुलेशन या कैलकुलेशन, ठीक है, लॉजिक परफॉर्म करना है, ये सारे काम कहाँ पर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में होते हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का सबसे हाई स्पीड दिए गए ऑप्शंस में से सबसे हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो सही आंसर इसका पेंटियम हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटेल ने बनाया है, इंटेल कंपनी है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, और इसमें 32 बिट का होता है, ये ध्यान में रखेंगे। सबसे जो बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है इसमें से वो 8085 है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बेसिक माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो 8085 याद रखेंगे आप, ठीक है। और इसी ये 8 बिट का हुआ करता था, फिर 8086 आया, ये 16 बिट का हो गया आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, पेंटियम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोग्राम काउंटर यानी PC रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हाट। तो PC रजिस्टर आपका इंटीग्रल पार्ट है CPU का, ठीक है, जिसके अंदर में टेम्पररी डेटा स्टोर होता है और डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टेस्टिंग एंड डिबगिंग। काफ़ी बार ये पूछा जाता है, टेस्टिंग और डिबगिंग दोनों टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सही आंसर इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, जहाँ पर टेस्टिंग चेक्स फॉर लॉजिकल एरर्स इन द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है उसके अंदर में लॉजिकल एरर जो भी है उसको हम टेस्टिंग से पता कर सकते हैं, जबकि डिबगिंग का मतलब होता है उन एरर्स को क्योर करना यानी ठीक करना।
वाइल डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग दोज एरर्स इन द प्रोग्राम के अंदर अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको ठीक करने को हम क्या बोलते हैं, डीबग करना। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है डिबगिंग रेफर्स टू व्हाट, तो आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन 21 देखिए, इन द स्क्रीन इफ द स्क्रीन इज मैक्सिमाइज्ड देन द मैक्सिमाइज्ड बटन विल बी टेम्पररी रिप्लेस्ड बाय। अगर कोई स्क्रीन है कंप्यूटर के अंदर में काम कर रहा है और आपने उसको मैक्सिमाइज कर रखा है, तो वो जो मैक्सिमाइज वाला बटन था अब वो किस नाम से चेंज हो जाएगा, तो वो रिस्टोर बटन पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिस्टोर यानी आप पुरानी वाली पोजीशन में आप आ जाए। ठीक है, अगर उस पर आप क्लिक कर देंगे तो पहले वाली साइज में आपका स्क्रीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर ओपनिंग अ न्यू टैब इन द गूगल क्रोम। जब गूगल क्रोम पे हम काम कर रहे होते हैं, जो कि एक वेब ब्राउज़र है, तो उसमें हमको अगर न्यू टैब ओपन करना है, जैसे मान लीजिए अभी हमने गूगल खोल रखा है और अभी साथ में हमने मेल भी खोल रखा है और तीसरा टैब ओपन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए Ctrl+T शॉर्टकट की है, जिससे आप न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जो कि है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रा वायलेट लाइट इज यूज टू इरेज द स्टोर्ड कंटेंट्स। ठीक है, दिए गए कौन से स्टोरेज डिवाइस में अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया, लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है इरेज करने के लिए स्टोर्ड कंटेंट्स को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा EPROM, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये हमने पहले भी बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जो कि अभी हमने बताया था आपको सबसे बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है, दी एम्यूलेटर एक्यूमुलेटर इज, इसमें एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, ये 8 बिट का एक रजिस्टर होता है जो कि स्टोर करता है इमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर में जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनका इमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने का काम करता है एक्यूमुलेटर, जो कि एक 8 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, और रजिस्टर काफ़ी स्मॉल यूनिट होती है स्टोरेज की, जो कि CPU के अंदर में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द हाईएस्ट एक्सेस स्पीड, सबसे हाईएस्ट एक्सेस स्पीड किसकी है, तो सही आंसर इसका कैश मेमोरी हो जाएगा। ये आप जानते होंगे, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। कैश मेमोरी की स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस थे जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। आपको इन क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी लगी और आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।